प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले भाग में सामान्य विज्ञान के पहले पाठ के पहले भाग में हम लोगों ने विभिन्न वनस्पतियों में जो अनुकूलन था उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त। अब इसके आगे वनस्पतियों में भोजन ग्रहण करने के लिए भी कुछ अनुकूलन होता है, अर्थात वनस्पतियों के कुछ भागों में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है जिससे वो अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सामान्यतः जानते हो कि वनस्पतियां जड़ों से अपना भोजन पानी और खाद इकट्ठा करती हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं और फिर वह बना बनाया भोजन पौधे के विभिन्न भागों में जाता है जिससे वनस्पतियां जीवित रहती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वनस्पतियां जिनमें कुछ विशेष परिवर्तन होता है। जैसे एक वनस्पति होती है परपोषी। परपोषी का अर्थात परपोषी अर्थात जो दूसरे पर आधारित होते हैं। सामान्यतः वनस्पतियां स्वपोषी होती हैं। स्वपोषी अर्थात तो किसी पर आधारित नहीं होती, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। लेकिन कुछ वनस्पतियां जो परपोषी होती हैं अर्थात दूसरी वनस्पतियों पर आधारित होती हैं। जैसे एक है अमरबेल। अमरबेल का आकृति देख रहे हो ऊपर की तरफ, यह अमरबेल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियां नहीं होती। ये जो सामने चित्र पत्तियों का दिखाई दे रहा है, पत्तियां अमरबेल नहीं है। उसके अंदर जो पतली पतली संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो अमरबेल है। अमरबेल क्या होता है, इसमें पत्तियां नहीं होती। अब कह सकते हो जब पत्तियां नहीं होती भोजन कैसे बनाएगा? हाँ, ये भोजन नहीं बनाता, क्योंकि भोजन के लिए यह किसी पौधे के तनों में अपने जड़ों को घुसा देता है और वहां से बना बनाया भोजन यह अवशोषित करता है। इसके जो अवशोषक होते हैं या जो चूसक होते हैं वह जड़ें पौधे के तने में घुस जाती हैं और वहां से बना बनाया भोजन और पानी ये अपने पास लेती रहती हैं और जीवित रहती हैं। इस तरह से यह उस पर आधारित होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं परपोषी वनस्पति। इसके बाद आता है फफूद। फफूद जानते हो, बरसात दिनों में देखते होगे रोटी, ब्रेड, यदि इसका टुकड़ा कहीं गिरा है, पड़ा है, उसमें कुछ दिन बाद देखोगे छोटे छोटे फफूद सफेद तरह रचनाएं निकल आती हैं, वो कहलाती हैं फफूदी। और इन फफूदियों में रंग नहीं होता। भोजन बनाने के लिए वनस्पतियों को हरा रंग होना आवश्यक है। वनस्पति के जिस भाग में हरा रंग नहीं होगा वह भाग भोजन नहीं बना सकता। पत्तियां भी यदि हरी नहीं है, पत्तियों का रंग दूसरा है, सफेद है, लाल है, पीला है, तो वो पत्तियां भोजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती। भोजन बनाने के लिए पर्णहरित की आवश्यकता होती है। तो फफूदी में क्या होता है, उसमें कोई रंग तो होता नहीं। जब पर्णहरित नहीं होता तो भोजन नहीं बना सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। भोजन वनस्पतियों का भोजन बनाना अर्थात प्रकाश संश्लेषण करना, वह नहीं कर सकता। तो रोटी, डबल रोटी ऐसे कार्बोदक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं और उसमें भी जड़ें उसके अंदर घुस जाती हैं जिससे वह बना बनाया भोजन उसमें से लेती रहती है। हाँ, इनका जीवन जो है बहुत लंबा नहीं होता, बहुत बड़े नहीं होते, कुछ दिनों के लिए इनका जीवन होता है। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे घटकों की बहुत जरूरत होती है। अब जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ वनस्पतियों में ऐसा बदलाव हो जाता है कि वह कीड़े मकोड़े भी ग्रहण करती हैं, अर्थात उनका भी भोजन करती हैं। ऐसी वनस्पतियां जो कीड़े मकोड़ों को भी खा लेती हैं उनको कहते हैं कीटभक्षी प्राणी, कीटभक्षी वनस्पतियां। क्या कहती हैं? कीटभक्षी वनस्पतियां। तो ऐसे कीटभक्षी वनस्पतियों में ड्रासेरा है, घटपर्णी है, फ्लाइट्रेप है, वीनस है। ये सब का वनस्पतियां अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए छोटे कीड़ों को भक्षण करती हैं। करती कैसे हैं? इनमें एक कुछ बदलाव हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दो, ड्रासेरा है। अब ड्रासेरा या घटपर्णी, घटपर्णी में कैसा होता है, उसकी पत्तियां, उनका आकार घड़े के आकार की तरफ हो जाता है और उसमें जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा जाता है उसके अंतर गिर जाता है और ऊपर का मुंह धीरे से बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, उसके अंदर जो द्रव्य होता है उसमें सड़ने के बाद कीड़े से नाइट्रोजन को ये चूस लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं और इनका जीवन चलता है। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ये जहाँ पाई जाती हैं वहाँ जमीन के अंदर दलदले स्थानों पर पाई जाती हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत
सारी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं और उन कीटों को ग्रहण करती हैं। इनका कुछ भाग रंगीन हो, जैसे ड्रासेरा में है, रंगीन भाग हो जाता है, वहाँ पर कीट आकर्षित होते हैं और वहाँ फंस जाते हैं। इस तरह से यह कीट भक्षी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अपने मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा जब लॉगिन करोगे तो देखोगे कि इसमें अनुकूलन की और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त करके जो कुछ उसमें मिलता है अपने पुस्तिका में लिख सकते हो। इस तरह से अब वनस्पतियों के बाद हम देखेंगे आज प्राणी में अनुकूलन। प्राणियों में अनुकूलन कैसे कैसे होता है। देखो आपके सामने एक मछली का चित्र दिया गया है। ध्यान से अगर इसका आकार देखोगे, इसका आकार कैसा है, नुकीला आकार है, आगे भी नुकीला है और पीछे की तरफ देख रहे हैं। नुकीला आकार होने से मछली मुख्य रूप से रहती कहाँ है, पानी में रहती है, जल में रहती है। अब जल में रहने से जब सामने चलती है तो अगर जल में उसका मुंह बड़ा होता, मोटा होता, तो क्या होता, इसमें जल में चलने में उसको परेशानी होती, अर्थात जल में रहने के लिए उसमें थोड़ा सा अनुकूलन हो गया। ऐसे सभी प्राणियों में कुछ न कुछ ऐसा अनुकूलन रहता है, अर्थात उनके भोजन में, उनके रहन सहन में कुछ न कुछ अनुकूलन हो जाता है। मेढक, मेढक देखोगे, मेढक कैसे चलता है, उछल कर चलता है। अब उछल कर चलने से उसमें क्या अनुकूलन हो जाता है, उसके पास गर्दन होती ही नहीं। सामान्य तुम जानते हो प्राणियों के सिर, गर्दन और धड़ 3 भाग होते हैं, लेकिन मेढक को गर्दन ही नहीं होती उछल के, क्योंकि उसको उछल चलना होता है। अगला पैर छोटा होता है, पिछला पैर बड़ा होता है, पैरों में जाले होते हैं, पैरों में एक रचना होती है नेट की तरह, जो पानी को ढकेलती रहती है। मछली में देखोगे गलफड़े होते हैं, क्योंकि मछली को पानी के अंदर रहना है, तो सांस कैसे लेगी, केवल जलीय ऑक्सीजन, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन उसको ही ग्रहण कर सकती है। तब क्या होता है, इससे वह ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए उसमें गलफड़े होते हैं, जो पूरे पानी को अपने अंदर समेटता है और उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेता है। क्योंकि जानते हो कि पानी जो है वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक होती है। इसको पंख होते हैं, चलने में फायदा करते हैं। इसकी पूंछ होती है, पूंछ देखोगे तो पतवार की तरह लगी होती है, अर्थात इसको घूमने में, किसी भी दिशा में आने जाने के लिए मदद करती है। इस तरह से मेढक, मेढक को हमने आपको बता दिया। बतख, बतख के ऊपर पानी में चलती है, बतख पानी में आसानी से तैरती है, हड्डियां उसकी हल्की होंगी। जो पक्षी हवा में उड़ते रहते हैं उनमें भी कुछ बदलाव हो जाता है। बतख के लिए देखो, हम यहाँ पर बतख की चर्चा करेंगे। इनका पैर कैसा होता है, पैर की उंगलियों के बीच में एक पर्दा या जाली जैसी संरचना होती है, जिससे वह पानी में आसानी से तैर सके और चल सके। इसके पंखों में थोड़ा सा एक चिपचिपा पदार्थ जैसा लगा होता है। इससे क्या होता है कि वह पानी में, पंख उसके डूबते नहीं, सड़ते नहीं, पानी में डूबेंगे नहीं, न तो सड़ेंगे, और उसमें तेली जैसी एक रचना लगी होती है, अर्थात पानी उसमें से फिसल जाता है। अब मेढक पानी में और जमीन में दोनों जगह रहता है, इसलिए सांस लेने के लिए वो त्वचा से भी सांस लेता है, और जब स्थल पर रहेगा तो अपने फेफड़ों से भी सांस लेता है, अर्थात उसके पास दोनों सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वह पानी और जमीन दोनों जगहों पर आसानी से रह सकता है। इस तरह से और बहुत बहुत सारे प्राणी देखते होंगे कि जो प्राणी जमीन के पानी के अंदर रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। ऐसे कुछ प्राणियों की एक लिस्ट बनाओ, एक सूची बनाओ, फिर उनके विषय में अपनी जानकारी लिखो। जो जंगलों में प्राणी रहते हैं उनमें क्या अनुकूलन होता है, अर्थात उनके भोजन में, उनके व्यवहार में, उनके चलने में, उनमें क्या शारीरिक बदलाव होता है, इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जंगली कुत्ता, लोमड़ी, शेर, सिंह, इस जितने मांसाहारी प्राणी होते हैं, तुम देखोगे इनके पैर कैसे होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। इनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, क्योंकि नाखून से ही अपने भोजन को चीरने के लिए नाखून का उपयोग करते हैं, जिससे वो होते हैं। दांत, नुकीले दांत होते हैं। नुकीले दांत एक, जिनको रत्नक, आगे हम दांतों की चर्चा करेंगे एक अलग से पाठ में। जो नुकीले दांत होते हैं, नुकीले दांतों से
शिकार को फाड़ लेते हैं जिससे उसका भोजन उसको ग्रहण कर सकें। उस तरह से उनके पैर में कैसे होते हैं, पैर में तलवे गद्दीदार होते हैं। गद्दीदार होने से क्या होगा, जब वो चलते हैं तो उनके पैरों की आवाज नहीं आती। सामने वाला जो शिकार होता है वो होशियार नहीं हो पाता, उसको पता नहीं लगता और दबे पांव शेर सामने पहुंच जाता है और अपने भक्ष्य को पकड़ लेता है। साथ साथ जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनको उनकी आंखें थोड़ी सामने होती हैं और दूर तक उनको साफ साफ दिखाई देता है, नजर आता है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके उनमें कैसा होता है, उनमें बचने का ज्यादा मादा होता है, हम किस तरह से अपने दुश्मनों से बचें। इसलिए दौड़ने में तेज होते हैं, भाग सकते हैं और उनके कान लंबे होते हैं। कान लंबे होने से क्या होता है, दूर से कहीं से भी आहट सुनाई देगी तो आसानी से उनको अंदाजा लग जाता है कि कोई दुश्मन आ रहा है, भाग करके अपने को बचा सकते हैं। लंबी छलांग लगा सकते हैं जैसे हिरण, सांभर। और इनका रंग भी कुछ उस ऐसा होता है जिस वातावरण में रहते हैं उसी तरह का इनका रंग हो जाता है, जिससे आसानी से वो उसमें छुप भी सकते हैं। तो इस तरह से इनमें कुछ प्राणियों में अनुकूलन दिखाई देता है। ऊंट ऊंट प्राणी ज्यादातर कहाँ रहता है, मरुस्थलीय प्रदेशों में। मरुस्थलीय प्रदेशों में अर्थात बालवंटी प्रदेश या जहाँ पर कह सकते छोटे छोटे बालू के कण बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पर चलने के लिए अगर इनका जो पैर है उसके पैर के निचले भाग में क्या होता है, गद्दीदार रचना होती है। गद्दीदार रचना होने से क्या है, ये बालू में इनका पैर आसानी से घुसता नहीं और ये अपनी यात्रा कर सकते हैं। वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध प्राणी होता होता है ऊंट। अब ऊंट की क्या विशेषता होती है, अपने में अनुकूलन कैसे कर लेता है, क्योंकि ऊंट जो होता है यह पानी पीने के बाद काफी दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है, लगभग हफ्तों तक। होता क्या है, इनके पेट में एक अलग से रचना होती है जहां पर केवल पानी भरा रहता है और जब पाचन का समय होता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी इनके लिए उपयोग में आता है, अर्थात ऐसी परिवर्तन होता है। चूहा है, चूहा पानी का बहुत कम उपयोग करता है, न के बराबर चूहा उपयोग करता है और बहुत दिनों तक के बिना पानी के भी अपना जीवन जी लेता है। इस तरह से सांप, मकड़ी, गिरगिट ऐसे प्राणी क्या करते हैं, गहरे बिल में रहते हैं, ज्यादा बिल के नीचे रहेंगे। बिल के नीचे रहने से क्या होता है, जो मरुस्थल का तापमान ऊपर ही बदलता और अधिक या कम होता रहता है, अर्थात उसमें परिवर्तन ज्यादा होता रहता है। बिल के अंदर अगर घुस जाते हैं, जमीन में घुस जाते हैं तो जमीन के नीचे वातावरण का उतना प्रभाव नहीं होता और ये प्राणी आसानी से जीवित रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ठंडे प्रदेशों में प्राणी रहते हैं उसमें क्या अनुकूलन होता है। याक, भालू, ध्रुवी भालू, सफेद लोमड़ी, पर्वतीय भेड़, रूपाली लोमड़ी, साइबेरियन हस्की कुत्ता, हिम तेंदुआ, ये सब कहाँ रहते हैं, अधिकतर ये विषुवत-वृत्तीय वनों में रहते हैं। विषुवत-वृत्तीय क्या होता है, जहाँ पर अ, अ, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और इन ठंडी पड़ने के कारण उनमें क्या होता है, उनके शरीर में बहुत सारा बहुत सारी विशेषताएं हो जाती हैं। जैसे अभी अब देखो कि इनके बाल बहुत हो जाएंगे। बाल होने से क्या हो जाता है, बाल होने से वातावरण की जो ठंडी होती है उनमें नहीं प्रवेश पाती। भालू, रीछ ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं और इस तरह से आसानी से इनका जो रंग होता है वह थोड़ी भी धूप मिलेगी तो उसको अवशोषित करने के लिए बहुत काम आता है। इन विशेषताओं के द्वारा ये प्राणी अपने को उस वातावरण के अनुकूल पाते हैं। इस तरह से हवा में जो प्राणी रहते हैं उनमें क्या अनुकूलन हो जाता है। हवा में प्राणी रहने वाले जैसे उनका शरीर, उनकी हड्डियां हड्डियां खोखली हो जाती है। जो पर है, मछली में पर देखा आपने, उन परों का रूपांतरण जो होता है वह पंखों में हो जाता है जिससे हवा में उड़ सकते हैं। हड्डियां खोखली होती हैं और हल्की शरीर होती है, इस तरह से हवा के उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। उनका आगे वाला भाग उनका भी सुंडाकार होता है जिससे वह आसानी से हवा में उड़ सकें, हवा उनको अवरोध न उत्पन्न कर सके।
इस तरह से जो कीड़े मकोड़े थे, कीड़ों के देखोगे उसमें भी पंखों की 2 जोड़ियां होती हैं, उनके 6 पैर होते हैं। कीटक, कुछ कीटक हवा में उड़ने वाले भी होते हैं, कुछ हवा में नहीं उड़ सकते। चमगादड़ को देखोगे, उनके जो उंगलियां होती हैं वह उनके पैरों में उंगलियां होती हैं, चमगादड़ के पैरों में भी उंगलियां होती हैं, उंगलियों में पर्दे लगे होते हैं। साथ साथ उनके पर जो है पंखों में परिवर्तित हो गए रहते हैं, इसलिए वह भी हवा में उड़ सकती है। अर्थात उनका भी अनुकूलन उनके आसपास जिस परिस्थिति में रहते हैं उनके द्वारा हो जाता है। और इसी तरह से हम देखेंगे रेंगने वाले प्राणियों में क्या क्या अनुकूलन होता है। सांप, केचुआ, उनको दूर से देख हम समझ सकते हैं ये रेंग कर चलते हैं, बहुत तेजी से नहीं चल सकते। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ, इन सब के शरीर में कुछ न कुछ इस तरह से परिवर्तन हो जाता है जिससे वह जिस परिस्थिति में रहते हैं उसके अनुकूल अपने को बना। कुछ की त्वचा में इस तरह से रंग हो जाता है। एक कहावत सुना होगा तुमने, गिरगिट, गिरगिट जो अपना रंग बदलता है, मतलब क्या है, उसके त्वचा में इस तरह से रंगों का निरूपण होता है, जो जिस रंग के पेड़ पर या पत्तियों के बीच में रहेगा उसी में उसका रंग हो जाता है। सांपों को, विभिन्न रंगीन सांपों को देखे होंगे। रंगीन होने का मतलब क्या होता है, अर्थात वो उस परिस्थिति में, उस वातावरण में ज्यादा रहते हैं जहाँ उस रंग का हरा हरा रंग के घास वगैरह है तो उसमें हरे रंग का सांप है और वो हमको आसानी से दिखाई नहीं देता, उसका जीवन आसानी से अपना जी लेता है। इस तरह से सांप में एक ऊपर सल्क पाया जाता है जिसे केचली बोलते हैं, वह उस समय समय पर अपनी त्वचा को साफ करता रहता है, छोड़ता रहता है केचली, और इस तरह से उसका भी जीवन जीता है। गोह के पंजे, उसमें नाखून होते हैं। गोह एक प्राणी होता है, रेंगने वाले प्राणियों में भी आता है, जिसके पंजे बड़े मजबूत होते हैं, किसी चीज को अगर पकड़ लेता है तो आसानी से वो छोड़ने नहीं छोड़ता। इन ऐसे प्राणियों को कहते हैं सरीसृप प्राणी। क्या कहते हैं? सरीसृप प्राणी, अर्थात रेंग कर चलने वाले प्राणी। कछुआ देखते होगे, कछुआ, इसकी जो ऊपर की खाल है बहुत मजबूत होती है, इसकी पीठ बहुत मजबूत होती है और यह वातावरण उचित वातावरण पाया तो अपना शरीर बाहर निकाल लेता है, नहीं तो उसी के अंदर, अपने कवच के अंदर पूरे अपने शरीर को समेट लेता है और वह कुछ दिनों तक उसके अंदर सिमटा रह सकता है, और जब उचित वातावरण पाता है फिर वो अपना शरीर बाहर निकाल करके चल चल पाता और पैरों को बाहर निकाल चलता भी है और अपना भोजन भी ग्रहण करता है। कुछ प्राणियों में भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसके अनुकूल होते हैं। देखो एक प्राणी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसे कहते हैं कठफोड़वा। कठफोड़वा क्या करता है, उसकी चोंच बड़ी मजबूत होती है और वह तने को, पेड़ के तने को फोड़ करके उसमें छिद्र बना करके अपना आवास बनाता है। कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको भोजन करता है, इसलिए इस तरह से उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। अपना पोषण पाते हैं, भोजन करने के लिए कीड़े मकोड़ों पर आधारित रहते हैं और कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधे में रहते हैं उनको छुप कर खाते हैं, उसमें अपना आवास भी बना लेते हैं। ऐसा इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से मेढक अपने भक्ष्य को ऐसे पकड़ता है। मेढक की जीभ की एक विशेषता होती है, वह बाहर की तरफ चिपकी हुई होती है और अंदर की तरफ खुली हुई होती है। जैसे हम लोगों की जीभ कैसी है, अपनी जीभ कैसी है, वह अंदर की तरफ त्वचा से जो अपने गले से जुड़ी हुई है और बाहरी तरफ स्वतंत्र है, हम जीभ बाहर निकाल सकते हैं। मेढक हमेशा ऐसा जीभ बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि उसका अगला भाग जुड़ा होता है। जब भी वो शिकार को देखता है तो बड़ी तेजी से जीभ को बाहर फेंकता है कीड़े मकोड़ों को और उससे फिर लेकर के निगल जाता है सीधे। इस तरह से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। सांप को जानते ही होंगे, सांप जब मुंह खोलता है तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े, मेढक, मछली जो भी रहेगा उसको आसानी से वो निगल जाता है, पूरी तरह से निगल जाता है, फिर उसका पूरा पाचन उसके पेट में होता है। पक्षी अपना भोजन चोंच से चुन करके करते हैं। मच्छर, मच्छर में खून चूसने के लिए जो चूसक होता है उसका सूंड जैसी रचना होती है, वह उसको अपने किसी भी व्यक्ति या किसी प्राणी के त्वचा में चुभा देता है और वहां से खून को चूस लेता है, इसलिए उसमें चूसक होती है। तितली जो होती है रसों को चूसती है, इसमें भी सूंड जैसी रचना होती है जैसे रसों चूसती है। अर्थात यह सब
प्राणियों में अपने भोजन के अनुरूप विभिन्न प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। अब एक टेबल सामने दिखाई देता है, ये हमारा होमवर्क भी है। इसमें देखोगे कि इन प्राणियों पहले एक उदाहरण दे दिया गया है कि तीक्ष्ण रत्न किस में होते हैं, शेर में पाया जाता है, सिंह पाया जाता है, किस लिए, मांस फाड़ कर खाने के लिए। ऐसे ही जो नुकीली लंबी चोंच कौन कौन से प्राणी को होते हैं, किस लिए होता है, अनुकूलन का क्या उपयोग होता है। छोटी चोंच किसको होता है, लंबी रसीली जीभ किसकी होती है, इस तरह से लंबी गर्दन किसकी होती है। हाँ, तो इन प्राणियों का नाम और इनमें कैसा अनुकूलन होता है, इसकी तुम इसको तालिका को पूरी कर पाओगे। तो आज इस पहले पाठ के दूसरे भाग में हमने यहाँ तक सीखा। इसका अंतिम भाग हम अगले दिन सीखेंगे, जिसके विषय में तुम्हें हम बताएंगे। तो ये टेबल पूरा कर लो और इसको खूब अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ो। आज बस इतना ही। धन्यवाद।